चलती गाड़ी हो या रुकी हुई बॉल, मैकेनिकल एनर्जी का है सब पे कंट्रोल। एक तरफ है काइनेटिक जो भागेगी ऑन ट्रैक, दूसरी तरफ है पोटेंशियल जो बैठी है ऑन स्टैक। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी पावर का दूसरा वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। तो हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को आपको देखना है और इस पूरे वीडियो के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर, ये है मेरी गारंटी। सो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। तो भाई सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फॉर इंस्टेंस कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, लेट्स से कि एक बड़ा सा टब है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसे हमने छत पर रख दिया है, राइट। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस वाटर, इसकी पोजीशन जो है ये ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर है और इसकी इस पोजीशन की वजह से इसमें कुछ एनर्जी है। हालांकि ये रेस्ट पर है, बट रेस्ट पर होने के बावजूद भी इसकी पोजीशन की वजह से इसमें एक एनर्जी है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। दूसरी तरफ इस एग्जाम्पल को देखते हैं जहां पर एक गाड़ी चल रही है, चलती हुई कार मोशन में है। इसके मोशन में होने की वजह से ही इसमें कुछ एनर्जी है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगेन मैकेनिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये? जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसी एनर्जी जो कोई बॉडी पोजेस करती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था ना कि एक बड़े से टैंक के अंदर पानी है और वो जो टैंक है, वो वाटर टैंक कहाँ पे है? वो एक हाइट पर प्रेजेंट है। तो देखो उसकी जो पोजीशन है ना फ्रॉम द सरफेस, उस हाइट पर जो है, उस पोजीशन की वजह से उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहां पर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस टॉक अबाउट दिस स्ट्रेच्ड रबर। अब देखो इस रबर को जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया तो क्या हुआ? The moment I stretched it, there is a change in configuration. अब जब मैंने इस स्ट्रेच्ड रबर को अगर मैं देखूं तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है। उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्या होगा, जैसे ही मैं एक तरफ छोड़ दी क्या हुआ? ये तुरंत वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। कैसे गया? मैंने इसको धक्का नहीं मारा, मैंने बस ये हाथ छोड़ दिया, ये खुद ही चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी। स्ट्रेच्ड रबर के अंदर इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी स्टोर्ड थी जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ही मैंने इसको एक तरफ से छोड़ दिया, वही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये मूव कर गया, मूव करके ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग की, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस करके रखा है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें स्टोर्ड एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा देन इट विल स्टार्ट टू मूव, बिकॉज वही एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसे हम जनरली जब हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्म्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नाम से पता चल रहा है कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। किसी बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। हम सबको पता है कि अर्थ जो है सभी चीज को अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो अर्थ के इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है किसी बॉडी में, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज वी टॉक अबाउट दिस बॉल। ठीक है, ये बॉल अभी फिलहाल मेरे हाथ में है, बट स्टिल इस बॉल को अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रहा है विथ अ फोर्स विच इज mg, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ही मैं इस बॉल को छोड़ दूंगी, ये बॉल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा,
बॉल कहाँ जाएगा? बॉल नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एंड दैट इज ग्रेविटी। तो जब ये बॉल इस हाइट पर प्रेजेंट था, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड थी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसीलिए इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम अर्थ के अंदर बात करते हैं, सिर्फ अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ के सरफेस पे जीरो है। अब जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का हाइट अर्थ के सरफेस से बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस की। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, राइट। अब वहां पर अर्थ के सरफेस का कुछ बहुत खास रोल नहीं है, बिकॉज जैसे अर्थ एक प्लैनेट है ऐसे ही और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं, उनके भी सरफेसेस हैं। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं कि यार ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। अब स्पेस में देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई सेलेस्टियल बॉडी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर अगर होगा तो क्या होगा, उस बॉडी पर अर्थ का जो ये अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा। समझ रहे हो? मतलब अर्थ के अगर बहुत करीब कुछ है तब तो अर्थ उसको बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, बट अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा दूर है तो अर्थ का ग्रेविटेशन का जो फोर्स है दैट विल बी वेरी लेस। जब अर्थ का ग्रेविटेशन का जो पुल है दैट इज वेरी लेस, तो वहां पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी, ध्यान देना अभी फिलहाल हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस में हम ये कंसिडर करते हैं कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर अर्थ का वो जो पुल है ग्रेविटेशन की वजह से दैट इज जीरो। चूंकि वो है ही नहीं, वो ग्रेविटेशन का पुल ही नहीं है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होता है, राइट, ये तो बात हो गई इन्फिनिटी की, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है, जैसे जैसे कोई भी बॉडी अर्थ के पास आता है, वैसे वैसे वो अर्थ का ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील करने लगता है, जिसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो बेसिकली इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, और बाकी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस जैसे जैसे अर्थ के करीब आता है, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो होती है, इनफैक्ट वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि भाई ये तुम्हारा जीरो का मार्क था, इन्फिनिटी पर जीरो था, अब जीरो से जो है डिस्टेंस जो है वो और अर्थ के करीब आता जा रहा है, मतलब और वो जीरो से भी नीचे आता जा रहा है, तो जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज इन नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब एक और तरीका बताती हूँ, एक और नजरिया बताती हूँ टू डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, मैंने क्या बताया था, जो वर्क डन होता है वही उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है एज एनर्जी। तो अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, वही वर्क डन विल गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू. Now this is a very 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 important concept and I definitely don't want you to memorize the definition. That is the last thing that I would want you to do. ठीक है, तो इसीलिए आप इसको पहले समझो कि हो क्या रहा है। मैंने क्या बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में होती है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जब हम स्पेस में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, इन्फिनिटी पे अर्थ का अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी है जो अर्थ से कोई फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जो वर्क हम कर रहे हैं इस बॉडी को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, वही वर्क जो है वो उसके अंदर स्टोर हो जा रहा है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। बाकी आगे चल के हम लोग इसको डिराइव करेंगे मैथमेटिकली, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन देखेंगे, जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक बार देख लेंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेंगी। बट अभी यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया दैट इज़ द ट्रू रियल कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर से समझो बच्चों, और उसके बाद आगे तो फॉर्मूला और डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स हो ही जाएंगे। तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं, अब हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। अब डेरिवेशन में कुछ खास मैथमेटिक्स है नहीं, इट इज अ वेरी सिंपल वेरी लॉजिकल डेरिवेशन। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। अगर इस बॉल को मैं थ्रो करूं ऊपर की तरफ, तो ये कुछ हाइट जा रही है ऊपर, उसके बाद ही नीचे वापस आ रही है। अब इसको इस हाइट h तक थ्रो करने के लिए मुझे कुछ फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल लगाना पड़ रहा है। तो हो क्या रहा है, लेट अस से कि ये हमारा बॉडी है, ये जो बॉल है जिसका मास है m, और इसे हम हाइट h तक ऊपर लिफ्ट करने के लिए, या कह लो कि ऊपर पहुंचाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। या फिर ऐसे भी सोच लो, इस बॉल को ऐसे पकड़ के यहां से यहां तक अगर लेके जाना है, तो ये हाइट h तक उठाने के लिए हमें कुछ फोर्स देने की जरूरत है। और वो फोर्स कितना होगा बताओ मुझे। अब इस बॉल पर जब ये बॉल यूं ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो उस फोर्स को के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है, राइट। सो बेसिकली इसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस बॉल को हम 0 से लेकर के h तक लेके जा रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, ठीक है। और ये जो वर्क डन है, बेसिकली ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन जो है दैट इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो हमने इसके ऊपर जो काम किया, इसको हाइट h तक पहुंचाने के लिए, यही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाता है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन के वर्च्यू से तो है, बट आया कहां से, उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए हमने जो काम किया इस पर, वही काम इज गेटिंग स्टोर्ड एज एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर हम किसी भी बॉडी को रेज करते हैं टू हाइट h, सो द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज रेज टू हाइट h इज mgh। तो इस mgh को भाई दिमाग में छाप लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है mgh, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है ध्यान देने वाली, कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ के सरफेस पर, राइट, ध्यान से सुनना, अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 0, ठीक है। अब लेट्स से ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, लेट्स से ये क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम मानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। अब मैथमेटिकली भी देखो दैट इज ट्रू, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब सरफेस पर हाइट कितनी है, 0 है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। किसी भी बॉडी को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। And exactly vice versa, when a body falls from a height, its gravitational potential energy decreases. Now that is also very logical कि अब भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हो, राइट, जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है वैसे वैसे उसकी हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो आई गेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल नजरिया है वो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पर हम 2 सिचुएशंस कवर करेंगे। पहले सिचुएशन में लेट अस से अ बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम हाइट h1 टू h2, ठीक है। देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। सो लेट अस से एक ऑब्जेक्ट, इस बॉल को हमने, यहाँ पे हर जगह आपको बॉल दिख रहा है, सो इट इज लाइक
वी आर ट्राइंग टू शो कि ये बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर लिफ्ट हो रहा है। सो लेट अस से इस पॉइंट पर जो बॉल है ये हाइट h1 पे है और यहां से ये बॉल जाती है इस पॉइंट पर, ठीक है, और इसकी जो हाइट है दैट इज h2, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में हम बॉल को लिफ्ट कर रहे हैं अप, तो बॉल जो है दैट इज लिफ्टेड अप फ्रॉम h1 टू h2, राइट। सो h1 से h2 तक गई, ठीक है। तो मतलब h1 ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, h2 पर गई जो कि इसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। अब अगर मुझे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। सो लेट अस से अब अगर हम निकालते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वो क्या हो जाएगा, mg, फाइनल पोजीशन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh2, बिकॉज हाइट h2 है फाइनल पोजीशन पे। अच्छा, इनिशियल पोजीशन पे हो जाएगा mgh1, यानी कि ये हो जाएगा mgh2 माइनस h1, ठीक है। ये हो जाएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर h2 जो है वो h1 से बड़ा है, सो देयरफॉर ये जो चेंज होगा दिस चेंज विल बी पॉजिटिव, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। अब इसी को वैसे एक दूसरे ढंग से सोच सकते हो कि ये चेंज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जहां हम कहते हैं कि अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट h1 टू h2, ठीक है, यानी कि ये हमारा दूसरा सिचुएशन है जहां पर हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है, कहां से कहां, h1 से h2। सो लेट अस से पहले वो यहां पर थी और ये जो पूरी हाइट है दिस हाइट इज h1, अब यहां से फॉल करके लेट से ये इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है, एंड इस पॉइंट की जो हाइट है दैट इज h2, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो पॉइंट थी दिस इज द इनिशियल पॉइंट और फिर ये कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट पर आई, लेट अस से दैट इज द फाइनल पॉइंट फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फाइनल पोजीशन पे क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2, इनिशियल पोजीशन पे क्या है mgh1, तो यानी कि ये हो जाएगा mgh2 माइनस h1, लेकिन यहां पर h2 जो है वो h1 से छोटा है, तो मतलब एक छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी नेगेटिव। सो द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट दैट इज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एग्जैक्टली। अब देखो ये एक्सरसाइज जो हमने की इससे हमें क्या पता चला, इससे हमने ये कंक्लूड किया कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन हाइट एंड नॉट ऑन द एब्सोल्यूट हाइट। तो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, h2 माइनस h1 पे, राइट। डिफरेंस, हाइट का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, ना कि हाइट कितनी है उस पर डिपेंड करता है, कहां से कहां तक गई, कहां से कहां तक आई, जो डिफरेंस इन हाइट है उस पर डिपेंड करता है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद कर रही हूँ कि समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप जैसे जैसे मैं ये चीजें सॉल्व कर रही हूँ आप भी कर रहे होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो ले सकते हो। अब बात करेंगे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नाम से आप गेस कर पा रहे होंगे कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन इट्स डिफॉर्म्ड स्टेट ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लेट्स से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो इलास्टिक हो नेचर में। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे ये रबर बैंड है मेरे हाथ में, इसके ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया तो इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। देखो ये स्ट्रेच हो गया है रबर बैंड, राइट, स्ट्रेच हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये फोर्स को हटा दिया तो ये वापस अपने शेप में आ गया, फिलहाल तो ये उड़ ही गया है। तो चलो एक और बार यही डेमो कि लेट अस से कि ये हमारा रबर बैंड है जो इलास्टिक नेचर का है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसका क्या हुआ, ये डिफॉर्म हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। जैसे ही हमने इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया तो ये देखो वापस अपने पुराने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इस दौरान हुआ क्या, अब इस बैंड को, इस रबर बैंड को डिफॉर्म करने के लिए मैंने कुछ फोर्स लगाया,
खुद से तो हुआ नहीं, खुद से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूं तभी ये हो रहा है, यानी कि मैं इस पर कुछ वर्क कर रही हूं। अब ये जो वर्क डन हो रहा है वही वर्क डन इस डिफॉर्म्ड रबर बैंड में स्टोर हो जा रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ देख पाएंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जो इलास्टिक नेचर के हो, उनको डिफॉर्म करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वही वर्क डन उनके डिफॉर्म्ड स्टेट में स्टोर हो जाता है एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी के दूसरे फॉर्म के बारे में, विच इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक इस शब्द का मतलब ही क्या होता है? समथिंग इन मोशन, कोई चीज मूव कर रही हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। चाहे वो एक मूविंग बॉल हो, एक रोलिंग बॉल हो, या फिर पेड़ से गिरता हुआ एक एप्पल हो, या फिर एक मूव करता हुआ कार हो, एक दौड़ता हुआ इंसान हो, एनी मोशन, किसी भी मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बता दूं साफ साफ कि काइनेटिक एनर्जी का बहुत खास इंपॉर्टेंस है। क्यों? अब देखो कितनी सारी चीजें हैं, जैसे अगर बात करें हम विंड मिल्स की, आई एम श्योर आप लोगों ने विंड मिल्स देखा होगा, स्पेशली खुले एरियाज में, पहाड़ों के ऊपर जहां पर बहुत हवा चलती हो, ऐसे जगहों पर आपने बड़े बड़े विंड मिल्स देखे होंगे, फैंस की तरह होते हैं। उनके ब्लेड्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो देखो काइनेटिक एनर्जी का इंपॉर्टेंस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस की अगर बात करो तो वहां पर बहते हुए पानी से जो है टरबाइंस रोटेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अगेन देखो मूविंग वाटर का पावर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का पावर। तो काइनेटिक एनर्जी काफ़ी पावरफुल होती है, उसमें काफ़ी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। आगे चल के हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, वो सब निकालेंगे। तो इसीलिए आप ये जान के चलो कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल K से। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब बारी है एक एक्सप्रेशन डिराइव करने की, ताकि हम फटाफट से हर डिफरेंट सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सके। सो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन which the moving body can perform before coming to rest। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, राइट? अब ये काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? उस बॉडी को काम कराने के लिए उसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज एनर्जी और वर्क क्या है? जो काम किसी ऑब्जेक्ट पे होता है वही वर्क डन जो है उसमें एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमने देखा था, बॉल को हमने ऊपर लिफ्ट किया, जितना काम किया उस बॉल को ऊपर लिफ्ट करने में वही वर्क डन उसमें स्टोर हो गया एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर भी वही कहानी है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप होने से पहले उसको मूव कराने के लिए उस पर जो काम किया गया वही वर्क डन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो चलो अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस से हमारे पास एक ये कार है। ठीक है, अब ये जो कार है, ये कार लेट्स से मूव कर रही है। ऑब्वियसली लेट्स से कि इस कार का मास है m और ये वेलोसिटी v से मूव कर रही है। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब इस वेलोसिटी v से मूव तो कर रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके ये रेस्ट पे आ जा रही है। ठीक है, लेकिन रेस्ट पे आने से पहले इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज s। सो लेट अस से कि जितना भी ये डिस्प्लेस हुआ है, जितनी भी इसकी पोजीशन में चेंज आई है दैट इज s, एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे कैसे आई? खुद से तो रेस्ट पे आएगी नहीं भाई, बाई वर्च्यू ऑफ इनर्शिया अगर मूव कर रही है तो करती रहेगी। अब रेस्ट पे आई कैसे? बाई एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया गया जिसकी वजह से ये रेस्ट पर आ गई। So what will be that force? That force will be equal to mass into acceleration। अब जब ऐसा फोर्स अप्लाई किया जिसके वजह से ये रुक गई, इसका मतलब है कि क्या ये एक्सेलरेट हो रही थी? क्या इसकी स्पीड बढ़ रही थी? नहीं, बेसिकली क्या हो रहा था? रिटार्डेशन हो रही थी। करेक्ट, मतलब इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया गया जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होने लग गई, रिटार्ड होते होते फाइनली ये स्टॉप हो गई, राइट? यानी कि फाइनली ये रेस्ट पर आ गई। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, व्हाट इज दिस फोर्स? दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिचुएशन।
अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी हमने क्या बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, व्हाट इज दैट? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स F to displace तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है वो वर्क डन, ये फोर्स जो वर्क कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा तभी तो जाके ये रेस्ट पे आया, तो मतलब ये फोर्स इसके ऊपर जो वर्क किया, जिसकी वजह से इसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो वो जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारा सारा फोकस किस पे चला जाएगा? इस वर्क डन को कैलकुलेट करने पे चला जाएगा। तो चलो अब आते हैं प्योर मैथमेटिक्स पे। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? तो चलो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स का हेल्प लेते हैं। हमें क्या पता है थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि यार ये तो रेस्ट पे आ जा रही है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है, राइट? तो ये जो v है दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना? तो इसीलिए फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर की जगह उसको v स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2as। माइनस 2as क्यों किया? एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, यहाँ पर रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? s को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2a, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सप्रेशन 1 था वहां पर हम s की वैल्यू पुट करेंगे, पुट s इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma इंटू s की जगह हमने लिख दिया v स्क्वायर बाई 2a, a कैंसिल हो गया तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता है और उसकी वेलोसिटी पता है, तो हम फटाफट से उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं एज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी, आपने इसको कर भी लिया होगा, यही मेरी उम्मीद है। ठीक है, बाकी अगर नहीं किया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेकिन फिर से कह रही हूँ सिर्फ देखना काफी नहीं होगा, आपको साथ साथ चीजों को लिख के प्रैक्टिस करना होगा। और जहां तक इनके नोट्स की बात है, तो ये जो वीडियोज है इनके नोट्स जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो चलो थोड़ा मैथमेटिकली बात करेंगे। अभी अभी हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हमें पता है लीनियर मोमेंटम जिसे हम p से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से हम वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं ऐसे p अपॉन m। अब हम क्या करेंगे, v की जगह P अपॉन m को हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे P अपॉन m का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। सो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा कह लो, या फिर ऐसा कह लो कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम, एंड लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत सारे घूमे फिरे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम खुद इसके दो डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं केस 1, जहां पर लेटर से हमारे पास दो बॉडीज हैं A एंड B। A का मास है स्मॉल m, B का मास है कैपिटल M, सच दैट स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M। ठीक है, मतलब एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, दूसरा हेवियर ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, हमने बोला कि यार लेट अस से कि दोनों का जो मोमेंटम है ना वो सेम है, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है। तो हमें बताना है कि तुम ये बताओ कि भाई काइनेटिक एनर्जी का क्या सीन होगा। अब यहां से रिलेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल m, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, तो ये रेशियो जो है ये ऐसे निकल के आएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 2 कैपिटल m डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, सो कैपिटल m बाय स्मॉल m। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, सो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू कैपिटल M बाई स्मॉल m इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। ठीक है, अब देखो ये वाला रेशियो को देखो, कैपिटल M बाई स्मॉल m, सो कैपिटल M बड़ा है स्मॉल m से, करेक्ट, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, राइट। तो इसका मतलब के बी, ये वाला जो नंबर है ना, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि कैपिटल M बड़ा है स्मॉल m से, सो विच मीन्स ये जो नंबर है दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, चूंकि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, व्हाट डज दैट मीन, बताओ व्हाट डज दैट मीन, मतलब ये नंबर 2 हो सकता है, ये नंबर 1.5 हो सकता है, ये नंबर 3 हो सकता है, इसका मतलब के बी का जो भी वैल्यू होगा उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 1.5 टाइम्स वैल्यू होगी के ए की, राइट। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस अलग हैं लेकिन उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा जिसका मास कम है। चलो ये तो हो गई केस ए की कहानी। अब चलो देखते हैं केस 2। अब केस 2 में हम कहते हैं कि यार हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। लेट अस से अगेन ए का मास है स्मॉल m, बी का मास है कैपिटल M, सच दैट स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M। अब की बार हम कहते हैं कि यार दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। अब तुम बताओ कि भाई दोनों के मोमेंटम के साथ क्या होगा, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो भाई हमने क्या देखा, मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, यानी कि अगर हम पी ए अपॉन पी बी करें तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू रूट ओवर 2mk डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 कैपिटल M k। ठीक है, अब देखो 2 कैंसिल होगा, k कैंसिल होगा, रूट ओवर है दोनों तरफ, सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर स्मॉल m बाई कैपिटल M। ठीक है, ये ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो अगर इसको, अब देखो स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M, राइट, तो यानी कि स्मॉल m ऊपर है और कैपिटल M नीचे है, राइट, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा ना, दिस नंबर विल बी लेस देन 1। गॉट इट, ये नंबर लेस देन 1 है, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, PA इज लेस देन PB। इसका कहानी, इसका सार क्या हुआ, PA अपॉन PB इज लेस देन 1, मतलब लेटर से कोई दो नंबर का जो रेशियो है वो 1 से कम है, इसका मतलब PA इज लेस देन PB। इसका यही मतलब हुआ ना, अगर इनका रेशियो अगर 1 से कम है, अगर 1 के बराबर है इसका मतलब PA PB बराबर है, अगर ये रेशियो 1 से कम है इसका मतलब ऊपर का नंबर छोटा है, यानी कि PA इज लेस देन PB। करेक्ट, तो मतलब देखो ये दो डिफरेंट सिनेरियो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के मासेस अलग हैं, अगर दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा जिसका मास कम है, लेकिन अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जिसका मास कम है। ठीक, तो अगर ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में भी काम आ सकता है, इनफैक्ट फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत ही यूजफुल है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बारे में इतनी जानकारी हो जाने के बाद आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट टू नो द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि यार वर्क और एनर्जी के बीच में ना एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो काम होता है, जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन जो है ना उसमें एनर्जी की तरह
स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो जो वर्क डन, एक मूविंग बॉडी अगर है तो उस पर अगर कुछ वर्क डन हो रहा है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में हमें बदलाव दिखता है। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो सकता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, बट हमें एक काइनेटिक एनर्जी में चेंज दिखता है। ठीक है, तो चलो अब इस थ्योरम को हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस से कि हमारे पास कोई बॉडी है। सो बॉडी के नाम पे जब भी मूविंग बॉडी होती है तो समहाउ हम कार ही ले लेते हैं यार, क्योंकि वो रिलेटेबल ज्यादा होता है। सो लेट अस से इसका मास m है, ये कुछ वेलोसिटी, लेट्स से ये वेलोसिटी u, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है रोड पर। ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, एक कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया। अब इस फोर्स के अप्लाई करते ही क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी है ये u से बदल के v हो गई, मतलब इसकी वेलोसिटी लेटर से बढ़ गई। सो इनिशियली ये कुछ एक वेलोसिटी से चल रही थी, इस पे फोर्स लगाया गया एक्स्ट्रा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो अब ये जैसे ही फोर्स लगा तो इस फोर्स ने कुछ काम किया, कुछ वर्क किया, right? So what is that work done? So that work done will be force into displacement. ठीक है, अब ये फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अगेन हम काइनेमैटिक्स का इक्वेशन लेंगे विच सेज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से हम कह सकते हैं कि s की जो वैल्यू है दैट विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यू स्क्वायर को हम इधर ले गए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, 2as का 2a जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब हम s की इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में डालेंगे। सो देयरफॉर वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे a कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर हम ब्रैकेट से निकालें तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली। हाफ एम यू स्क्वायर ये क्या होता है, ये भी काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर जब फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर तो वर्क डन था तो हमें क्या मिल गया, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो वर्क इस फोर्स ने किया, ये जो फोर्स इस पे अप्लाई किया गया और इस फोर्स ने जो वर्क किया, दैट वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड लेट मी टेल यू, वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम इन फिजिक्स। काइनेटिक एनर्जी 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलो एक एक करके इन तीनों फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, इस तरह की मोशन की वजह से बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर इंस्टेंस लेट अस से पेड़ से एक बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, लेट से एक एप्पल फ्री फॉल कर रहा है, तो एप्पल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन, और इसमें इसके इस मोशन की वजह से इसमें जो एनर्जी है दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेट अस टॉक अबाउट दिस कार जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, राइट? तो अगेन दिस हैज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक गैसेस के बारे में, मोनो एटॉमिक मतलब ऐसे गैसेस जिसमें एक ही एटम है। फॉर इंस्टेंस अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें, O2, ध्यान देना, O2 में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि इट इज अ डाई एटॉमिक गैस। अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें, मोनो मतलब 1, जैसे कि हीलियम, आर्गन, राइट, इस तरह के जो गैसेस हैं इनमें देखो एक ही एटम प्रेजेंट है, तो इस तरह के गैसेस के जो एटम्स हैं इनकी जो मूवमेंट है, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस जो है वो मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो इसे भी हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई गेस कुल मिला के समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही है कि किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बट वो मोशन कैसा होना चाहिए, वो मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ में होना चाहिए। अब बात करेंगे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब भी कोई बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर इस व्हील को ही देख लो, एक व्हील दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट? अब देखो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है ना,
इस एक्सिस के अबाउट देखो ये यूं रोटेट कर रहा है, राइट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज रोटेशनल मोशन। अब इस तरह के रोटेशनल मोशन की वजह से बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल्स ढेर सारे ले सकते हो, एक रोटेटिंग व्हील की बात कर लो, चाहे एक स्पिनिंग टॉप की बात कर लो जो स्पिन कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, चाहे आप बात कर लो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है और ये 2 एटम्स जो हैं एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्रेजेंट है। तो ये जो एटम्स है इनका जो मूवमेंट होगा किस तरह का मूवमेंट होगा, इनमें ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा जिसमें ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेंगे, साथ ही साथ इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी होगा, यानी कि यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अब बात करते हैं हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। जैसे कि पेंडुलम का मोशन, उसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन एक्सट्रीम, वापस मीन एक्सट्रीम, वापस मीन एक्सट्रीम एंड सो ऑन। तो इस तरह के टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं और इस तरह के वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी में होती है उसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने दोनों एंड पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब दोनों एंड पे ये बिल्कुल फिक्स्ड है और ये एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। अब अगर बीच में हम इसको इस तरीके से एक फोर्स देते हैं तो देखो क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। अब इस तरह की मोशन की वजह से इसमें जो एनर्जी है दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ये जो एटम्स हैं इनमें ट्रांसलेशन मोशन होता है, इनमें रोटेशन मोशन भी होता है अबाउट द एक्सिस, और साथ ही साथ ये सभी एटम्स जो हैं अपने मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, यानी कि इनमें वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। तो देखो एक चीज़ हमें जानने को मिली कि अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो वहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो वहाँ पर ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है। और वहीं अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात हो तो वहाँ पर ट्रांसलेशनल रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है। एग्जैक्टली राइट। तो इस तरीके से बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी के 3 डिफरेंट फॉर्म्स देखे, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशन। तो अभी तक हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स देखे, बट एक सवाल ये उठता है क्या एक ही बॉडी में सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक से अधिक फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं एट द सेम टाइम? वेल, ये डिपेंड करता है ऑन द स्टेट ऑफ मोशन। फॉर इंस्टेंस लेट अस टॉक अबाउट दिस मूविंग कार, ठीक है। अब इस कार के व्हील पे थोड़ा जूम कर लो, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि व्हील जो है जब कार मूव कर रही होती है तो व्हील जो है वो रोटेट कर रहा होता है अबाउट एन एक्सिस। तो इसका मतलब इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये कार मूव कर रही है तो व्हील रोटेट करने के साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रही है, क्योंकि वो कार जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव भी तो कर रही है। तो इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसका मतलब इस बॉडी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट हैं एट द सेम टाइम। तो इसीलिए मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि किसी बॉडी में सिर्फ एक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है या फिर एक से अधिक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है एट द सेम टाइम। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने बातें तो बहुत कर ली, तो चलो जाते जाते दोनों का एक कंपैरिजन भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में होता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज्ड कॉन्फिगरेशन, दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में होता है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि वो वर्क जो किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को उस डिफॉर्म्ड स्टेट में ले जाने के लिए या फिर उस पोजीशन में ले जाने के लिए, और वही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी की तरह उस पर स्टोर हो जाता है। दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी वो वर्क होता है जो एक मूविंग बॉडी कर सकता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो ये स्पीड पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, और वहीं काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर ये बॉल है इस हाइट पर तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे ही हमने इसको छोड़ दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
लेकिन वहीं अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और भी बहुत से अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे बहुत से जगहों पर, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में देख ले या फिर विंड मिल्स में देख ले, जहां पर हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखो यहाँ पर है एक पत्थर, ठीक है। जैसे ही इस पत्थर को ऊपर से फेंका गया तो ये पत्थर नीचे की तरफ गिरा। जमीन पर एक कील थी, कील तो समझते हो, नेल, एक कील थी। जैसे ही ये पत्थर उस कील के ऊपर गिरा, वो कील जो है वो जमीन के अंदर गड़ गया, जमीन के अंदर घुस गया, राइट। ऐसा कुछ हुआ। अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब ये स्टोन एक हाइट पर था तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ये फॉल करने लगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इसने नेल को हिट किया तो काइनेटिक एनर्जी ने कुछ काम किया। मैंने बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जितना काम अपने मूवमेंट से वो कर सकता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसने कुछ काम किया और वो जो वर्क डन है वो किसके ऊपर हुआ, नेल के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से वो नेल जो है वो जमीन के अंदर चला गया एंड इवेंचुअली ये स्टोन जो है ये जमीन पर आ गिरा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो चलो ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और अब हम एग्जांपल लेंगे तीर धनुष का, यानी कि बो एंड एरो। तो अगर आपने कभी देखा हो मूवीज में, सीरियल्स में, तो एक बो होता है और एक एरो, और उसे इस तरीके से पहले स्ट्रेच किया जाता है। तो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच्ड बो में स्टोर्ड होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली। और जैसे ही हम इसे छोड़ देते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होता है, यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये एरो आगे मूव करती है, राइट। सो दिस वाज अ क्लासिक एग्जांपल। आपने अगर रामायण महाभारत के युद्ध देखे हैं तो उसमें आप लोगों ने बो एंड एरो चलते हुए देखा होगा, राइट। तो वहां पर भी एनर्जी कन्वर्जन हो रहा होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमने कॉन्सेप्ट्स तो कवर कर लिए हैं, लेट अस लुक एट सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जहां पर बोला जा रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज पुल्ड अप अ स्लोप। एक ब्लॉक है जिसका मास है 30 kg, उसको हम एक स्लोप के ऊपर पुल कर रहे हैं इस तरीके से, एज शोन इन द फिगर, विद अ कांस्टेंट स्पीड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो यहां पर कौन कौन सी चीजें दी हुई है, मास दिया हुआ है 30 kg, फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन, ठीक है, पैरेलल टू द स्लोप फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ए टू द फाइनल पोजीशन बी। सो लेट अस से ये हमारा इनिशियल पोजीशन ए है, ये फाइनल पोजीशन बी है। तो इसे एक इस डायरेक्शन में एक इस तरह का फोर्स लगा के इसको पुल किया जा रहा है ए से बी तक। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहां पर कितना है 200 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 मीटर्स, राइट। सो इनटू 3, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में पूछा गया है द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक। अब जैसे इसमें जैसे ही वर्क डन हुआ उस ब्लॉक को एक हाइट तक पहुंचाने के लिए, तो यही वर्क डन जो है दैट विल बी स्टोर्ड एज व्हाट, इट विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब जैसे देखो यहां पर तक ये पहुंचा, अब आप बोलोगे कि मैम तब तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी 600 जूल्स ही होना चाहिए, नहीं क्या, आइडियली यस, लेकिन देखो यहां पर कुछ और होगा। हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना आता है, हमने एक्सप्रेशन देखा था ना mgh, वैसे निकाल लेते हैं। तो आइडियली आप सोच रहे होगे कि ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से भी निकाले तो भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये वर्क डन के बराबर होनी चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे होगा कुछ मैजिक। अब मास की वैल्यू है 30, जी की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, और हाइट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1.5। तो जब ये वैल्यू हम निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आती है 450 जूल्स। एंड देयर इज अ सरप्राइज, हमने तो सोचा था कि भाई इस ब्लॉक को ऊपर तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क डन हुआ वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा,
लेकिन हम रियल लाइफ के कुछ फोर्सेस के बारे में भूल ही गए थे, जैसे कि जब हम इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर खींचेंगे तो वहां पर फ्रिक्शन भी तो होगा जो उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये जो 600 जूल का जो काम कर रहे हैं हम, जो 600 जूल्स का वर्क डन हो रहा है, उसमें से थोड़ा सा एनर्जी जो है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला जा रहा है, राइट? वो थोड़ा सा एनर्जी है 600 माइनस 450, दैट इज 150 जूल्स। तो ये जो डिफरेंस है, तो ये जो 150 जूल्स है, ये यूज हो जा रहा है किस पे? टू ओवरकम फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? ये ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए बहुत बार ना थ्योरी में जब हम डेरिवेशंस करते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि देयर आर नो रेजिस्टिव फोर्सेस, ऐसा मान के हम बहुत सी डेरिवेशंस करते हैं, ठीक है? बट जब हम रियल लाइफ पे उतर आते हैं तो भाई हम फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली एग्जिस्ट। तो आ जाओ बच्चों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 कह रहा है, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट अफेक्टेड? काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा अगर मास इज डबल्ड? तो देखते हैं भाई क्या असर पड़ेगा। हमें क्या पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। अब भाई मैंने बोला कि ये जो m है ना, ये मास को मैंने कर दिया है डबल, तो m की जगह ये हो गया है 2m, बाकी सब बराबर है। तो अब ये जो नया काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो जाएगा? मतलब ये नया काइनेटिक एनर्जी पहले जितना ही रहेगा, कुछ बदल जाएगा, क्या होगा? देखते हैं। अब देखो इसमें क्या करो, हाफ इंटू 2mv², तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू हाफ mv², बस खाली इस 2 को बाहर लिख दिया है। अब देखो इस हाफ mv² को हम k लिख सकते हैं, जो पहले काइनेटिक एनर्जी था, राइट? तो ये हो जाएगा k डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k, यानी कि जो नया काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बिकम डबल ऑफ द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब इफ मास इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डबल्ड, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है। इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², बट अब क्या हुआ है कि वेलोसिटी को हमने 1/3 कर दिया है, मतलब v/3 कर दिया है। तो भाई बताओ नए काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में भी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, देखो हाफ mv², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है? अब हाफ mv² को हम लोग एज इट इज रखेंगे, तो 1/9 को बाहर कर दिया। अब हाफ mv² को हम क्या लिख सकते हैं? काइन k, जो पहले था, तो यानी कि जो k डैश है वो क्या हो जाएगा? 1/9/k। इसका मतलब जो नया काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बिकम 1/9 ऑफ द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसका 1/9 हो जाएगा अब नया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? प्रिटी सिंपल। अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में लॉजिकली प्लेस कर पाते हो, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ट्रिकी इन दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो लो आ पहुंचे हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन कहता है अ स्प्रिंग इज केप्ट कॉम्प्रेस्ड बाय अ स्मॉल ट्रॉली ऑफ मास 0.5 kg लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये स्मॉल ट्रॉली हमें दिख रही है इसकी मास दी हुई है 0.5 kgs, ठीक है? When the trolley is released, it is found to move at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसे छोड़ दिया गया तो ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लगा। What potential energy did the spring possess when compressed? अब देखो जब ये कॉम्प्रेस्ड था, एक बार इसको विजुअलाइज करो यार, ये ट्रॉली जब ये कॉम्प्रेस्ड था तो ये रुकी हुई थी, जैसे ही इसे छोड़ दिया गया तो ये मूव करने लगी। अब जब मूव करने लगी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, राइट? जब ये मूव करने लगी तो ट्रॉली में क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेकिन ट्रॉली का जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी पहले कहाँ स्टोर्ड था? पहले ये स्टोर्ड था एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जो एनर्जी स्टोर्ड थी, जैसे ही उसे छोड़ दिया गया तो वो ट्रॉली के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई,
ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में है दैट इज इक्वल टू ट्रॉली का काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m की वैल्यू दी हुई है 0.5, v स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 जूल। सो 1 जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट द स्प्रिंग पोजेसेस। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम्स फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, तो एक बॉल है, लेट अस से ये एक बॉल है, ठीक है, जो एक हाइट से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है एंड लेट अस से दिस इज द ग्राउंड। हो कह रहा है इट रीबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो ये जो हाइट है ये हाइट है 5 मीटर। ठीक है, ये बॉल यहां पर पहुंच रहा है और उसके बाद वापस रीबाउंड कर जा रहा है और तब ये जा रहा है टिल अ हाइट ऑफ 4 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो बॉल यहां से गिरी 5 मीटर की हाइट से, नीचे टकराई जमीन पे और फिर बाउंस करके ऊपर गई, लेकिन उस समय ये 4 मीटर की हाइट तक ही गई। ठीक है, अच्छा पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। इनिशियली तो बॉल यहां पर था, तो इस टाइम पर बॉल के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी mgh, जहां पर m जो मास ऑफ द बॉल है दैट इज 10 ग्राम्स, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg में कन्वर्ट कर ले। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हाइट, इनिशियली ये हाइट, तो ये निकल करके आ गया 0.49 जूल्स। तो मतलब जब ये इस पोजीशन पर था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी 0.49 जूल्स। अब सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब अब जैसे इसमें इतना पोटेंशियल एनर्जी था, जब ये फॉल करने लगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फॉल करने लग गया तो मूव कर रहा है, तो उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो ग्राउंड के पास तक आएगा, पास तक मतलब ग्राउंड को हिट करने के पहले तक उसमें वही काइनेटिक एनर्जी होगी। सोचना बड़े आराम से। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग क्या होगी, सेम होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें थी, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी जो है जैसे ही ये मूव करने लगती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहती है तब तक जब तक उसने ग्राउंड को टच नहीं किया। जैसे ही उसने ग्राउंड को टच कर दिया तो क्या हो गया, हम देखते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अब थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई। सो बेसिकली जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के साथ ये ग्राउंड के करीब तक आया, राइट। तो यहां पर आके तो ये स्ट्राइक किया ना ग्राउंड को, तो स्ट्राइक करने के पहले तक उतनी ही काइनेटिक एनर्जी थी, स्ट्राइक करने के बाद इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये वापस यहां तक जाता है, और यहां पर जाके वही काइनेटिक एनर्जी इज अगेन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब स्ट्राइक करने के बाद यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, स्ट्राइक के बाद यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग is equal to the potential energy at height 4 मीटर। 4 मीटर की हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग, करेक्ट। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, जहां पर m की वैल्यू है 10 ग्राम्स, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -3, g है 9.8 और h है 4। तो ये एनर्जी निकल के आती है 0.392 जूल्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब फोर्थ पार्ट पूछ रहा है द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जैसे ही ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। नाउ दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई स्ट्राइक करने से पहले इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, स्ट्राइक करने के बाद इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो लॉस कितना हुआ,
दोनों का डिफरेंस 0.49 माइनस 0.392, तो ये हो गया 0.098 जूल्स। ठीक है, तो ये जो छोटा सा एनर्जी लूज हुआ, किस चीज में लूज हुआ? कोलिजन में, क्योंकि जैसे ही वो बॉल उस ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया तो कोलिजन हुआ दो ऑब्जेक्ट का, राइट? और कोलिजन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, राइट? तो कोलिजन की वजह से ही यहाँ पर ये एक छोटा सा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ, which is 0.098 joules. So this was again a very simple but a very conceptual question. इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करो। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो चलो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन कहता है अ ट्रक वेइंग 1000 kgf changes its speed from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, यानी कि ये अपनी स्पीड को बदल रहा है। इनिशियल स्पीड इसकी थी 36 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, और ये चेंज कितनी देर में हुआ? 2 मिनट्स में हुआ, राइट? तो ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है। भाई देखो, एक बात तो साफ है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, इन यूनिट्स का कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा, है ना? मीटर पर सेकेंड, सेकेंड्स, इनमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हम एसआई यूनिट में सारी कैलकुलेशन कर सके। लेकिन चलो वो तो बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन। वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कर सकते हैं, बट यार जब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है तो कुछ तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ कि यार इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में कह रहा है। एग्जैक्टली, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने पढ़ा था कि यार वर्क डन जो होता है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको कैसे निकाल सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले में डालेंगे चीजों को, ठीक है? चलो अब हम लोग पहले ना यूनिट का कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है भाई? सो 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 आवर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से इसको भी करेंगे, 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। अब देखो एक सिंपल सी चीज है यहाँ पे, अगर चाहो तो इतनी कैलकुलेशन ना भी करो। 36 का 2 टाइम्स है 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसका 2 टाइम्स दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड होगा ये, ठीक है? तो चलो ये कन्वर्ट कर लिया। टाइम को भी तो कर लो, 2 मिनट है, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, सो 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने कन्वर्ट कर ली। अब कैलकुलेट करते हैं वर्क डन विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम। मास क्या होगा यार? यहाँ पे दिया हुआ था वेट विच इज 1000 kgf, यानी कि मास कितना हुआ? 1000 kg हुआ ना। सो मास की जगह हमने डाल दिया 1000 वी स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 माइनस यू स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10। अब बचा ही क्या? कैलकुलेट कर लो, हाफ इंटू 1000 इंटू 400 माइनस 100, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1000 इंटू 300, सो ये हो गया 2 5 10 0 0। सो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द वर्क डन बाय द इंजन, ठीक है? बात समझ में आ गई? सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द पावर ऑफ द इंजन। यार एक बार वर्क डन निकल गया फिर तो पावर निकालना बहुत ही आसान हो गया, नहीं क्या? सो पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन तो यहां से निकल ही चुका है विच इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। टाइम टेकन, टाइम हमने पहले ही सेकेंड्स में कन्वर्ट करके इसको रेडी रखा हुआ है, सो डिवाइडेड बाय 120, तो ये निकल के आ गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट्स। सो दिस इज द पावर ऑफ द इंजन, ठीक है? बात समझ में आ गई? आ ही गई होगी, आई गई। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। और इसी के साथ आप पहुंचे हैं हम इस लेसन के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आसान ही होगा वैसे तो, लेकिन चलो ट्राई करके देखो। क्वेश्चन कहता है अ वेसल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक वेसल है जिसके अंदर पानी है, थोड़ा विजुअलाइज भी कर लो यार। ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पर है, यानी कि हाइट दी हुई है 15 मीटर्स और क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 50 kgs, ठीक है?
Assuming the gravitational potential energy at ground level is zero, what will be the gravitational potential of the water in the vessel? अब मैंने क्या बताया था, जब तक हम अर्थ में हैं, राइट, तब तक हम सिर्फ अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं, हम क्या एज्यूम करते हैं कि भाई अर्थ के सरफेस पर यानी कि ग्राउंड पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू mgh। और सभी सोच रहे होंगे कि मैम इज इट दैट सिंपल? इट इज एक्चुअली दैट सिंपल। जी की वैल्यू इन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, अब बोला है तो हम वही लेंगे, h है 15। So this is the gravitational potential energy. Now, जैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच करना चाहूंगी। जब भी हम अर्थ की बात करते हैं बच्चों, तो हम ये बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अर्थ के सरफेस पर जीरो है। बट आप नोटिस करोगे बहुत बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहां पर हम स्पेस की बात कर रहे हैं। अब स्पेस में भाई अर्थ कोई स्पेशल तो है नहीं, जब अर्थ की बात हो रही है तब तो चलो अर्थ स्पेशल है, समझ में आता है, पर जब पूरे स्पेस की बात हो रही है तो अर्थ जैसे ऐसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, राइट। तो वैसी सिचुएशन में हम क्या एज्यूम करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज मैंने इसलिए मेंशन करी क्योंकि बहुत सी जगह पर जब हम डेरिवेशंस करते हैं हम ये एज्यूम करते हैं, स्पेशली आप देखना जब हम स्पेस की बात करते हैं, राइट, कि मून है, अर्थ है, कोई और प्लैनेट है, जब हम उनकी बातें करते हैं, स्पेस की बातें करते हैं, तब हम कहते हैं कि यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो है। और अब जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट उसके पास आता जा रहा है तब जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन जीरो, राइट। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस कि ये जो एजम्पशन है ये रेफरेंस जैसे ही बदलता है तो एजम्पशन बदल जाता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हालांकि ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे वर्क एनर्जी पावर का दूसरा वीडियो था, इसके बाद हम लेकर आएंगे वर्क एनर्जी पावर का तीसरा वीडियो। तो बच्चा बाटी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं आज के इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी डेरिवेशंस मैंने सॉल्व किए हैं वो सारे आपने मेरे साथ साथ किए होंगे। अगर आपको इस वीडियो की नोट्स की जरूरत हो तो इस वीडियो के नोट्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को और भी बच्चों तक शेयर करोगे, बिकॉज एज यू नो कि हमारा गोल यही है कि हम इस तरह के हाई क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू यूट्यूब पहुंचा सके। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो हमें भी थोड़ी व्यूअरशिप आएगी, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन आएगी, एंड वी विल बी एबल टू सर्वाइव एंड क्रिएट मेनी मोर सच अमेजिंग कंटेंट फॉर यू। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी इनपुट है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी इसी लेसन के यानी कि चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी पावर के तीसरे वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और you can ask all your doubts absolutely for free at Ask Questions section of Learno Hub. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है Learno Hub स्वयं at a very affordable price. Learno Hub फ्री है पर बेस्ट है।